वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय एक बार पुनः प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चंबल नदी तंत्र आपके सामने लेकर आया है। इसके पहले वीडियो में हमने नर्मदा नदी तंत्र को विस्तार से समझा था, उसके एग्जाम में आने वाले विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया था। आज हम चंबल नदी तंत्र को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहली चीज है कि चंबल नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। चंबल नदी से एग्जाम में जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन के लिए जवाबदेह है, ऐसी कौन सी नदी है जो जिसके कारण बीहड़ की समस्या उत्पन्न होती है, तो यह नदी चंबल नदी है। और पर्टिकुलर चंबल संभाग की जो रीजन है ये इसी नदी के कारण नाम पड़ा हुआ है। तो इसका हम उद्गम से लेके इसके अवसान तक किस नदी में ये मिलती है, इनके मध्य में कौन कौन से बांधों का निर्माण हुआ है, किन जलप्रपातों का निर्माण हुआ है, कौन कौन सी परियोजनाएं इस नदी पर चल रही हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, इस नदी की लंबाई कितनी है, कितने राज्यों में होकर ये नदी प्रवाहित होती है, इन सभी बिंदुओं पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल नदी को किन किन नामों से जाना जाता है। चंबल नदी को धर्मावती, चर्मावती, इनके अलावा कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, इन नामों से प्रमुख रूप से जाना जाता है। अब यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और इस 965 किलोमीटर में से 325 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। देखिए, इसके अतिरिक्त यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो 43,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह नदी विस्तारित है, मतलब इसका अपवाह तंत्र है। और इसके उद्गम पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस नदी का जो उद्गम है, ये इंदौर वाला पोर्शन है, ये मैंने ब्लैक से ड्रा किया है, ये एमपी का मैप है। मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार क्षेत्र है, मालवा के पठार क्षेत्र के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत में महू में, इंदौर के समीप महू के पास जानापाप पहाड़ी, इस जानापाप पहाड़ी में विंध्याचल पर्वत की जानापाप पहाड़ी के बांगचू बिंदु से एक नदी का उद्गम होता है जो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और फिर पूर्व दिशा में जाकर इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। एक बार फिर से हम इसके उद्गम पर चर्चा करते हैं। चंबल नदी जो है, चंबल नदी का उद्गम इंदौर के पास महू नामक स्थान है, जिसका नया नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। इसके अलावा ब्राह्मण शिरोमणि भगवान परशुराम जो है, इनकी जन्मस्थली भी माना जाता है और सामाजिक विज्ञान संस्थान भी यहाँ पर है। और पहले आर्मी का हेडक्वार्टर भी हुआ करता रहा है। महू क्षेत्र छावनी क्षेत्र है। तो इसी महू क्षेत्र से जानापा पहाड़ी के बांगचू बिंदु से चंबल नदी का उद्गम होता है। यह चंबल नदी उसके पश्चात आपका इंदौर के पश्चात उज्जैन, फिर बाद में रतलाम, उसके बाद में मंदसौर, नीमच, यहाँ से होती हुई फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, कोटा के पश्चात आपका बूंदी, बूंदी के पश्चात सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के पश्चात में करौली, करौली के बाद में धौलपुर और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में इटावा में जाकर इटावा के पास यमुना नदी में यह नदी मिल जाती है। देखिए, जिलों की बात करेंगे तो राजस्थान के 6 जिले, प्रमुख रूप से यदि हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के 6 जिले, जैसे मैंने आपको बताया कि नीमच और मंदसौर के पास से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यह सबसे पहले चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के पश्चात आती है कोटा, कोटा के पास में क्या आगे आती है बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली और करौली के बाद में धौलपुर। अर्थात राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान पर यह यमुना नदी में मिल जाती है, अर्थात यमुना की सहायक नदी है। अब देखिए, इन नदियों से संबंधित बिंदु, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, कौन कौन सी परियोजनाएं एवं बांध जो है इस नदी पर बने हैं। तो जब यह नदी इंदौर से निकलती है, उसके पश्चात जब यह नदी मंदसौर पहुंचती है तो मंदसौर में यहाँ पर एक परियोजना चल रही है जो चंबल परियोजना के अंतर्गत है। एक बांध बनाया गया है जिसका नाम गांधी सागर बांध है। यह चंबल परियोजना के अंतर्गत एक मात्र बांध है जिसके की इस परियोजना का पूरा लाभ मध्य प्रदेश के द्वारा लिया जाता है। इस बांध के जल का पूरा उपयोग मध्य प्रदेश करता है। मतलब चंबल परियोजना में और भी बांध बने हुए हैं, तो क्वेश्चन आता है चंबल परियोजना का ऐसा कौन सा बांध है जिस बांध का से पूरा
केवल मध्य प्रदेश राज्य ही लाभान्वित होता है और उसके जल का प्रयोग करता है। तो यह गांधी सागर बांध जो मंदसौर में बना हुआ है, ये मंदसौर एवं नीमच की सीमा पर है। तो यह बांध जो है, इसका संपूर्ण जल का प्रयोग हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात यह नदी जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो चित्तौड़गढ़ के पास रावतभाटा नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण किया गया है, जिस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। अर्थात सबसे पहले प्रथम बांध मंदसौर में इस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। उसके पश्चात नीमच एवं मंदसौर की सीमा में राजस्थान के, इसके पश्चात गांधी सागर के पश्चात राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा के पास में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। उसके पश्चात राजस्थान में ही कोटा नामक स्थान पर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है और उसके पश्चात कोटा में ही एक कोटा बैराज का निर्माण किया गया है और इस बैराज के द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है मुख्य रूप से। उसके पश्चात ये बांधों के निर्माण करने के पश्चात यह चंबल नदी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। तो यह पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा निर्धारित करती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद पुनः मध्य प्रदेश में बॉर्डर बनाती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से राजस्थान की सवाई माधोपुर, उसके पश्चात करौली और फिर धौलपुर, अर्थात यह राजस्थान और यह मध्य प्रदेश, इसकी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। ये तो हमने इस पर जो भी बांध बने हुए हैं उन पर चर्चा की, उनके नाम क्या है। अलग से जब मैं बांध परियोजनाओं का वीडियो बनाऊंगा तो सभी नदियों पर प्रमुख जो परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित समस्त बिंदुओं पर हम फिर से चर्चा करेंगे। अभी केवल आप ये देख लीजिए कि चंबल नदी में कौन कौन से बांध बने हुए हैं। देखिए जिलों की बात तो हमने कर ली। यदि देखिए मध्य प्रदेश के जिलों की बात कर रहे हैं तो पहला इंदौर के बाद उज्जैन, रतलाम हो गया, नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, ये जिले मध्य प्रदेश के हैं। उसके पश्चात राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले आपका चित्तौड़गढ़ के बाद में आपका आता है कोटा के बाद में बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर के बाद में करौली के पश्चात धौलपुर। अर्थात राजस्थान के 6 जिले हैं और मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर 5 जिले। अर्थात ये कुल मान के चलिए 10 से 11 जिले जो है हमारे, इनमें यह नदी प्रवाहित होती है। अब यदि आपसे पूछा जाएगा कि ये जो नदी है चंबल नदी का प्रवाह कितने राज्यों में है, यदि हम राज्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा इसका उद्गम मध्य प्रदेश से है, फिर ये पुनः राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर रही है, उसके पश्चात मध्य प्रदेश की बॉर्डर बना रही है, फिर यूपी में जा रही है। अर्थात 3 राज्य हैं, पहला मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और इसका जो अवसान हो रहा है यह मिलती किसमें है, यमुना नदी में। कहाँ मिलती है, इटावा यानी उत्तर प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में यह नदी प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं इनकी सहायक नदियों की। तो इनकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो दाएं तट से और बाएं तट से आकर मिलती हैं, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दाएं तट से मिलने वाली नदियों की। तो सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है इसी इंदौर में एक जगह है काकरी बर्डी। इंदौर के पास काकरी बर्डी पड़ता है। इस काकरी बर्डी से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी और यह नदी मान के चलिए 100 से 150 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई में जाकर मंदसौर और राजस्थान की बॉर्डर पर जाकर यह नदी किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। अर्थात पहली सहायक नदी हो गई क्षिप्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि देखिए मध्य प्रदेश में नदियों में 3 क्वेश्चन हैं जो बड़ा कंफ्यूज करते हैं। एक पूछा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा, एक पूछा जाता है दक्षिण की गंगा और एक पूछा जाता है मालवा की गंगा। देखिए यहां बात कर रहे हैं क्षिप्रा की, तो क्षिप्रा को मालवा की गंगा इसलिए बोला जाता है जिस प्रकार गंगा नदी में कुंभ का आयोजन होता है, आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है, उसी प्रकार क्षिप्रा नदी में उज्जैन में प्रति 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो हमारे यहाँ भी सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया गया था इसी क्षिप्रा नदी पर, इसलिए क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। आगे वीडियोस में हम बेतवा नदी को पढ़ेंगे। तो बेतवा नदी जो है इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यह कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर।
क्योंकि ये क्षेत्र पूरा भोपाल क्षेत्र है, रायसेन क्षेत्र है, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया वाला क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में जो फैक्ट्रीज का जो भी वाटर है, ये प्रदूषित जो भी पानी है, ये बेतवा नदी में, अर्थात प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा। और अभी आप पढ़ेंगे तो दक्षिण में एक नदी, एकमात्र नदी जो दक्षिण में प्रवाहित होती है, जिसका नाम है बैनगंगा। तो बैनगंगा नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो तीनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी हमने क्षिप्रा पे बात की कि क्षिप्रा का उद्गम इंदौर के समीप काकरीवर्डी से होता है, और काकरीवर्डी से ये 100 से लगभग 150 किलोमीटर चलने के बाद मंदसौर राजस्थान की बॉर्डर पर ये नदी आकर चंबल में मिल जाती है। तो पहली सहायक नदी जो दाएं से मिलती है। उसके पश्चात दूसरी नदी है आपकी काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास के पास, बागली गांव है, बागली गांव देवास से काली सिंध नदी का उद्गम होता है, और यह नदी भी राजस्थान में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। तीसरी प्रमुख सहायक नदी जो दाएं से मिलती है, उसका नाम है पार्वती नदी। पार्वती नदी सिहोरा जिले की आष्टा तहसील से निकलती है, और यह नदी भी राजस्थान में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये तीन प्रमुख बड़ी नदियां हैं जो दाएं से मिलने वाली, चंबल नदी में दाहिने से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। उसके पश्चात छोटी छोटी नदियों की बात करेंगे तो ये आपका श्योपुर जिला है, चंबल संभाग के अंतर्गत श्योपुर जिला है। श्योपुर जिले से एक छोटी सी नदी आकर मिलती है, इसमें सीप नदी। यही श्योपुर से एक छोटी सी नदी आकर इसमें मिलती है, जिसका नाम है कूनो नदी। आपने नाम सुना होगा पालपुर कूनो अभ्यारण्य, जिसे कि अब राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। तो यह कूनो नदी इसी श्योपुर कूनो क्षेत्र जो है इसमें प्रवाहित होती है, और यह नदी भी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है, चंबल की सहायक नदी है। ये तो हमने दाहिनी तट से मिलने वाली नदियों की बात की। यदि हम बाएं तट से मिलने वाली नदियों की बात करते हैं तो बाएं तट से मिलने वाली सबसे प्रमुख और बड़ी नदी जिसका नाम है बनास नदी। ये जो बनास नदी है, यह बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर है, और राजस्थान में पूरी तरह से ये नदी जो बहने वाली पूर्णतया राजस्थान में स्थित सबसे लंबी नदी है। वैसे तो सब राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, परंतु यदि पूछा जाएगा पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली जो नदी है सबसे लंबी बनास नदी है, तो इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। अब हम बनास नदी में थोड़ा चर्चा करते हैं इसकी उद्गम की, और किस जगह पर आकर यह चंबल नदी में मिल जाती है। तो बनास नदी की बात करेंगे तो राजस्थान में राजसमंद है। इस राजसमंद के पास में खामनौर की पहाड़ी है। इस राजसमंद की खामनौर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, और यह नदी चित्तौड़गढ़ के पास से आती है, और आने के पश्चात सवाई माधोपुर जो है हमारा क्षेत्र राजस्थान का है, जो बॉर्डर पर है एमपी और राजस्थान की, यहां पर आकर ये किसमें मिल जाती है? आपकी चंबल नदी में मिल जाती है। अर्थात चंबल बाएं तट से मिलने वाली बड़ी नदियों में आपकी सबसे पहली बनास नदी है, जो बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। अभी और नदियों की हम बात करें, उसके अलावा यही चित्तौड़गढ़ से एक नदी आती है जो कि राजस्थान चित्तौड़गढ़ के पास में ही, चित्तौड़गढ़ में ही आकर मिलती है, जिसका नाम है बामनी रिवर या बामनी नदी। देखिए विस्तार से अभी हमें चर्चा नहीं करना, केवल सहायक नदियों की बात करना है। तो बाएं तट से बामनी नदी हो गया, और सबसे प्रमुख नदी इसकी हमने बात की बनास रिवर या बनास नदी, जिसका उद्गम राजसमंद के पास खामनौर की पहाड़ी से होता है, और राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर सवाई माधोपुर में आकर यह नदी चंबल में मिल जाती है। अब जहां पर यह बनास नदी मिलती है, वही नदी वहीं पर हमने आपको बताया श्योपुर से आकर एक छोटी सी सीप नदी आकर मिलती है, अर्थात यही संगम त्रिवेणी संगम कहलाता है, और जगह का नाम है रामेश्वर घाट। तो ध्यान रखिएगा, त्रिवेणी संगम किन तीन नदियों का है? एक आपका बनास रिवर, एक आपका चंबल रिवर, और एक छोटी सी श्योपुर से निकलने वाली नदी सीप नदी। ये तीन नदियां आकर जिस स्थान पर मिलती हैं उसे हम त्रिवेणी संगम यहाँ पर बोलते हैं, और स्थान का नाम है रामेश्वर घाट। तो ये बाएं तट से आने वाली जो नदियां हैं ये इसमें मिल जाती हैं। इस प्रकार चंबल और उसकी सहायक नदियां, ये सारी नदियां मिलकर चंबल में मिलती हैं, और बाद में यमुना में उत्तर प्रदेश में इटावा के पास में आकर ये यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। ये तो महत्वपूर्ण बिंदु हमने आपको बता दिए इनकी सहायक नदियों से संबंधित। उसके अलावा आपने सोचा होगा राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया, जो हमने मध्य प्रदेश में पढ़ा है कि मंदसौर जिले में, कई बुक्स में दिया है। ये चूलिया जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा पर है, अर्थात राजस्थान में भी इसका हिस्सा है। तो आता है क्वेश्चन चूलिया जलप्रपात कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में मंदसौर ऑप्शन दिया होता है, और कुछ हिस्सा राजस्थान वाले क्षेत्र में भी राजस्थान का भी सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है।
ये तो हमने जलप्रपातों की बात करी। उसके पश्चात हम चर्चा करते हैं कि ये जो नदियां हैं, ये नदियां की दिशा क्या है। तो आप देख रहे हैं ये नदी उत्तर की ओर बहने जा रही है, फिर पूर्व की ओर टर्न हो रही है, अर्थात उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर उत्तर पूर्व और पूरी तरह फिर पूर्व में जाती है, और उत्तर पूर्व में से पूर्व की ओर जाकर यमुना नदी में यह मिल जाती है। तो ये हमने सारे जो बिंदु हैं, ये चंबल नदी से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन आते हैं, लंबाई की यदि बात करेंगे तो 965 किलोमीटर की लंबाई है, और इस 965 किलोमीटर में से 325 किलोमीटर जो है यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो हमने ये चंबल नदी के पूरे तंत्र जो है, इस तंत्र पर चर्चा की। उसके पश्चात कौन सी इनकी सहायक नदियां हैं, इसके पश्चात इन सहायक नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कौन कौन से बांध या परियोजनाएं इस नदी पर चल रहे हैं, तो इनका हमने विस्तार से अध्ययन किया। इसके अलावा इसके आगे हम और भी महत्वपूर्ण तंत्र जो है प्रायद्वीपीय नदी के हैं, उन पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनका विस्तार से हम चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे भी मैं मेहनत करके आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।